हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर बड़े बड़े स्टार्स से लेकर लाखों लाइट ईयर्स में फैली गैलेक्सियां मौजूद हैं। और यह गैलेक्सी भी इस यूनिवर्स के आकार के सामने बहुत छोटी हैं, क्योंकि इस तरह की और भी गैलेक्सीज हमारी यूनिवर्स के अंदर समाई हुई हैं। पर दोस्तों, हमेशा से यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब यह पूरा यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु जितना बड़ा था, और इस छोटे से बिंदु में धमाके के बाद अनंत दूरियों तक फैले यूनिवर्स की रचना हुई। और लगातार यह यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता जा रहा है, जिसका कहीं भी वैज्ञानिकों को कोई अंत नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या इस यूनिवर्स के फैलने के कारण ही स्पेस में वैक्यूम क्रिएट होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर हमारे यूनिवर्स के फैलने की वजह क्या है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन और वैक्यूम को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। यूनिवर्स के जन्म की सबसे मशहूर थ्योरी बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे से बिंदु के आकार के पॉइंट, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, उसमें एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकली और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। उस टाइम हमारे यूनिवर्स का आकार बहुत छोटा था, पर बिग बैंग के एक्सप्लोजन के बाद यह तेजी से फैलने लगा और ठंडा होने लगा, जिसके बाद हाइड्रोजन के बादलों के बीच लगने वाले ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे तारों, प्लैनेट और गैलेक्सियों का निर्माण शुरू हुआ। बिग बैंग के करीब 9 बिलियन ईयर्स बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग के बाद से ही हमारे यूनिवर्स लगातार तेजी से फैलता जा रहा है, और यह एक गोले के रूप में चारों दिशाओं में बहुत तेज स्पीड के साथ फैलता चला जा रहा है। केवल यही आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि हमारा आश्चर्य तब और बढ़ जाता है जब हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स के फैलने की दर बढ़ती जा रही है। मतलब कि कुछ हजार साल पहले यूनिवर्स जिस दर से फैल रहा था, उसकी कंपैरिजन में अब हमारे यूनिवर्स के फैलने की दर और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, यह अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, और वैज्ञानिकों के मुताबिक स्पीड ऐसे ही बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने मेन सवाल पर कि क्या इस यूनिवर्स के फैलने के कारण ही स्पेस में वैक्यूम क्रिएट होता है। तो दोस्तों, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो इसका जवाब ना है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन उसमें वैक्यूम को क्रिएट नहीं करता, बल्कि ग्रेविटी के कारण होता है। पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि जब वैज्ञानिक कहते हैं कि आउटर स्पेस में वैक्यूम है या खाली है, तो उनका वास्तव में स्पेस में मौजूद प्लैनेट, मून और स्टार्स के बीच लगभग एक पूर्ण वैक्यूम से है, यानी स्पेस में मौजूद लगभग खाली स्थान है। दोस्तों, यहाँ पर मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में आउटर स्पेस में लगभग हर जगह में भी गैस, डस्ट, रेडिएशन और ग्रेविटी आदि भरे हुए हैं, यानी वास्तव में खाली जगह जैसी कोई चीज नहीं होती है। यदि हम स्पेस के एक फिक्स्ड वॉल्यूम से सभी पार्टिकल्स को निकाल भी देते हैं, तब भी हम स्पेस को कभी भी खाली नहीं कर सकते। अभी भी स्पेस के उस भाग में वैक्यूम में उतार चढ़ाव, ग्रेविटी और डार्क मैटर जैसी चीजें मौजूद होंगी, जिन्हें कभी भी वहां से निकाला नहीं जा सकता। मैटर का प्रत्येक कण, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, पदार्थ के अन्य सभी कणों पर ग्रेविटी फोर्स लगाता है। हाइड्रोजन एटम जैसे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए और बड़ी दूरियों के लिए, जैसा कि हम खगोलीय पैमाने पर देखते हैं, ग्रेविटी बल बहुत कमजोर होता है। लेकिन यह जीरो वहां भी नहीं है। जब हम पृथ्वी के बाहर जाते हैं
तो बेशक आपको लगता है कि आप पर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही है, लेकिन उस समय भी आप सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी के बीच होते हैं। इसे समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जब हम पृथ्वी के बाहर जाकर सोचते हैं कि हम पर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही है, तो उसी स्थान पर एक पृथ्वी मौजूद है जो सूर्य की ग्रेविटी के कारण सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट कर रही है। दोस्तों, ग्रेविटी बल कमजोर चाहे क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे यूनिवर्स के निर्माण में बेहद जरूरी है। ग्रेविटी बल इतना कमजोर होने के बावजूद स्पेस में गैस के विशाल बादलों और स्टार्स का निर्माण करती है। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स हाइड्रोजन और हीलियम से भर गया था। अरबों वर्षों में ग्रेविटी ने इन गैस के एटम्स में से अधिकांश को तारों में बदल लिया। तारों की कोर में फ्यूजन रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम से आयरन, यूरेनियम और गोल्ड जैसे हैवी मेटल्स का निर्माण हुआ और स्टार्स की मृत्यु के बाद सुपरनोवा धमाके के चलते ये सभी हैवी मेटल्स स्टार के कोर से निकलकर अलग अलग ग्रहों तक पहुंचे और वहां पर जाकर लाइफ फॉर्म होने में मदद की। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन केवल गैलेक्सी के बीच की दूरी को प्रभावित करता है और गैलेक्सी के अंदर की वस्तुओं के बीच की दूरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और गैलेक्सी के अंदर जो सबसे बड़ा फोर्स कार्य करता है वह ग्रेविटी होता है, जो उस गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार और प्लैनेट के निर्माण में मदद करता है। यानी गैलेक्सीज के बीच इस तरह का यूनिवर्सल एक्सपेंशन नहीं देखा जाता, लेकिन इसके बावजूद वहां पर स्पेस में वैक्यूम मौजूद होता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वैक्यूम और यूनिवर्स के एक्सपेंशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स किस तेजी के साथ फैल रहा है। रेट ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन। यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने में हमारी सबसे ज्यादा मदद स्पेस में मौजूद टेलीस्कोप्स ने की है, जिनमें सबसे पहला नाम हमारी हबल टेलीस्कोप का आता है। जनवरी 2008 में वैज्ञानिकों ने अलग अलग टेलीस्कोप से आंकड़े एकत्रित कर यह अनोखी बात बताई कि यूनिवर्स के फैलने की दर हर जगह अलग अलग है। हमारे पास के यूनिवर्स में यूनिवर्स के फैलाव की दर 45.6 मील यानी कि 73.5 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक है। यह आंकड़ा हबल टेलीस्कोप और गाइया स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। पृथ्वी से बहुत दूर स्थित गैलेक्सी में यूनिवर्स के फैलने की दर थोड़ी कम है। यहाँ यूनिवर्स 41.6 मील पर सेकंड पर मेगा पारसेक की दर से फैल रहा है। यह निष्कर्ष प्लांक टेलीस्कोप के आंकड़ों के आधार पर निकाला गया है। एक मेगा पारसेक में 3.3 मिलियन प्रकाश वर्ष होते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स बहुत तेज स्पीड से फैलता जा रहा है। यूनिवर्स के फैलने की दर को नापने की इकाई को हबल कांस्टेंट कहते हैं। हबल कांस्टेंट का प्रस्ताव सबसे पहले वैज्ञानिक एडविन हबल ने रखा था। एडविन हबल ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सुदूर यूनिवर्स में पाई जाने वाली गैलेक्सियों का अध्ययन किया। सन 1929 में हबल ने देखा कि जो गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर हैं, वह उतनी ही तेज स्पीड से पृथ्वी से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। हबल कांस्टेंट का कॉस्मोलॉजी में बड़ा महत्व है। इसी से हमें यूनिवर्स के फैलने के बारे में पता चलता है। यदि हबल कांस्टेंट भविष्य में लगातार बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स में ऐसी कोई शक्ति है जो इसे चारों दिशाओं में लगातार फैलाती रहेगी। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के आसपास दिखाई देने वाली सभी गैलेक्सियां हमसे बहुत दूर चली जाएंगी और केवल मिल्की वे तथा इसके आसपास की गैलेक्सियां ही पृथ्वी से दिखाई देंगी, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन से होता है। आप यूनिवर्स में कहीं भी खड़े हो, आपको सभी गैलेक्सियां अपने से दूर जाती हुई दिखाई देंगी। हाँ, वो बात अलग है कि आप इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपको इसे देखने के लिए एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत होगी।
यूनिवर्स के एक्सपेंशन का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक और थ्योरी का यूज करते हैं जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसकी मदद से वैज्ञानिक स्पेसिफिकली देख पाते हैं कि कौन सा स्टार या गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रही है और कौन हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसमें रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है। जब कोई लाइट सोर्स पृथ्वी से दूर जाता है तो उससे आने वाली लाइट की वेवलेंथ बढ़ती जाती है, जिसके कारण हमें स्पेक्ट्रम पर रेड शिफ्ट लाइट प्राप्त होती है और वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि वह लाइट सोर्स हमारी पृथ्वी से तेजी से दूर जा रहा है। पर जब कोई लाइट्स और स्टार हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा होता है तो उससे आने वाली लाइट की वेवलेंथ कम होती जाती है, जिससे वैज्ञानिक ये समझ जाते हैं कि वह स्टार हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है। पर दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं कि अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने भी दूर के स्टार्स को स्टडी किया है, लगभग सभी में हमें रेड शिफ्ट मिला है, यानी सभी हमारी पृथ्वी से तेजी से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्स लाइट की स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको जाननी चाहिए। नंबर 1, स्पेस पूरी तरह से शांत है क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है, यह एक वैक्यूम है। हालांकि स्पेस एक वैक्यूम है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस पूरी तरह से खाली है, बल्कि स्पेस के हर हिस्से में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद होते हैं। नंबर 2, सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतनी शक्तिशाली होते हैं कि वह पूरे हफ्ते तक हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स को एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन यह जितने पावरफुल होते हैं उतने ही ज्यादा रेयर भी होते हैं। आखिरी बार हमारी गैलेक्सी में होने वाला सुपरनोवा एक्सप्लोजन आज से करीब 400 साल पहले देखा गया था। नंबर 3, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पिछले कुछ दशकों में स्पेस के बारे में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पता चला है तो आप गलत हैं। आपको बता दें कि गैलीलियो ने 400 साल पहले दूरबीन से स्पेस में देखा था। नंबर 4, अंतरिक्ष यान में सोना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्पेस में यात्रियों को सोने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर विशेष रूप से तैयार किए गए बेड पर सोना पड़ता है ताकि वह तैरने और इधर उधर टकराने से बचें। नंबर 5, स्पेस में ग्रेविटी की कमी के कारण स्पेस यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट भोजन पर नमक या काली मिर्च नहीं छिड़क सकते और वे भोजन को भी तरल रूप में लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूखा भोजन हवा में तैरता रहेगा और इधर उधर टकराने के साथ साथ स्पेस यात्री की आंखों में भी जा सकता है। नंबर 6, एक स्पेस सूट को बनाने में $12 मिलियन का खर्च आता है। नंबर 7, स्पेसक्राफ्ट को वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये अभी तक हमें पता नहीं है। नंबर 8, दोस्तों, हम अपने यूनिवर्स में जो कुछ देख पा रहे हैं वह सभी मैटर का बना है और यूनिवर्स में मौजूद मैटर सिर्फ यूनिवर्स का 5% हिस्सा है। यानी कि यूनिवर्स में मौजूद सभी स्टार, प्लैनेट और ब्लैक होल सब कुछ मिलाकर केवल 5% यूनिवर्स का हिस्सा बनता है और बचा हुआ भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें